गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हम टॉपिक है हमारा व्यापार चक्रों के नियंत्रण के उपाय। इसे हम चक्र विरोधी नीति भी कह सकते हैं, एंटी साइक्लिकल पॉलिसी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि व्यापार चक्र को नियंत्रण किस तरीके से किया जाता है। ये जो व्यापार चक्र की विरोधी नीति कौन सी होती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सरकार भी तो कोई ना कोई पॉलिसी अपनाती होगी इस व्यापार चक्र के उच्चावचनों को रोकने के लिए, तो उसी को हम आज पढ़ेंगे। चूँकि व्यापार चक्र के जो भयावह परिणाम हैं, यानी इसके जो घातक प्रभाव है, वह इसके अच्छे प्रभावों की तुलना में ज़्यादा भयावह है। ऐसा आप अभी देख सकते हैं कि कोविड-19 के टाइम में भी आप देखिए कि जिस तरीके से मंदी का दौर आया, तो उससे काफ़ी लोगों की नौकरियां चली गई, बेरोजगारी आ गई, उत्पादन में काफ़ी कमी आई, मांग में कमी आई, और इस वजह से देश की अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है, उस वृद्धि दर में भी आप देखिए पहली तिमाही में जहां गिरावट 23.5% रही, दूसरी तिमाही में वह गिरावट -7.7% रही, तो ये गिरावट भी रही। तो ये इसके घातक प्रभाव है आप कह सकते हैं, और इसके अच्छे प्रभावों की तुलना में ये ज़्यादा भयावह होते हैं। सरकार द्वारा व्यापार चक्रों के नियंत्रण के लिए दो प्रकार के उपाय किए जाते हैं। पहला है प्रतिबंधात्मक उपाय, प्रिवेंटिव मेजर्स, और सेकंड है आपका निवारणात्मक उपाय। प्रतिबंधात्मक उपाय कौन से होते हैं? यह वह उपाय होते हैं जो व्यापार चक्र को जन्म देने वाले कारणों को दूर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और अब हम निवारणात्मक उपायों की बात करें तो निवारणात्मक उपाय आपके कौन से होते हैं, इसको अभी हम देखेंगे। सबसे पहले प्रतिबंधात्मक उपाय देखते हैं, जैसे कि प्राकृतिक निर्भरता में कमी। ठीक है, प्राकृतिक निर्भरता में कमी, और ये आप इसके पॉइंट्स देख सकते हैं यहाँ पे सारे। ठीक है, निवारणात्मक उपाय के भी आप सारे पॉइंट्स देख लीजिए, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, भौतिक नियंत्रण व अन्य। इनको सभी को हम डिटेल एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट है प्राकृतिक निर्भरता में कमी। कृषि प्रधान देशों में कृषि की प्रकृति पर अत्यधिक निर्भरता होने से जब प्राकृतिक प्रकोप, अकाल, बाढ़, अतिवृष्टि, पौधों की बीमारियां आदि आते हैं, तो कृषि मूल्यों में उतार चढ़ाव आते हैं। अतः कृषि की प्रकृति पर निर्भरता को यथासंभव कम करने के लिए सिंचाई साधनों का विकास किया जाता है। पौध संरक्षण, कीटाणुनाशक दवाइयों का प्रयोग बढ़ाया जा सकता है। सेकंड है आयात निर्यात द्वारा मांग एवं पूर्ति में संतुलन। व्यापार चक्रों का प्रादुर्भाव अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की मांग और पूर्ति में असंतुलन के कारण होता है। ठीक है ना, असंतुलन के कारण होता है। अतः मांग और पूर्ति में संतुलन लाने के लिए, जैसा कि अगर मांग अधिक हो जाए तो आयातों में वृद्धि की जा सकती है, इसी प्रकार से पूर्ति अधिक हो जाए तो निर्यातों को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये तरीके हैं व्यापार चक्र को नियंत्रण करने के लिए। लेकिन इसकी पूर्व शर्त क्या है कि देश में व्यापार होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होना चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी होना चाहिए। थर्ड है मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों में सामंजस्य। अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्रों की उत्पत्ति को रोकने के लिए समन्वित एवं उपयुक्त मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति को कार्यान्वित करना चाहिए, ताकि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के बिंदु पर मांग एवं पूर्ति की शक्तियों में साम्य स्थापित किया जा सके। नेक्स्ट है उत्पादन एवं उपभोग में सामंजस्य। जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन एवं आय में वृद्धि के बावजूद भी उपभोग की क्षमता नहीं बढ़ती, अथवा उपभोग की क्षमता उत्पादन क्षमता के मुकाबले अधिक हो जाए, तो दोनों परिस्थितियां व्यापार चक्रों को जन्म देती हैं। यानी उत्पादन अगर उपभोग से अधिक हो जाए, या मैं इसका वाइस वर्सा भी ले लेती हूँ कि उपभोग उत्पादन से अधिक हो जाए, तो दोनों ही परिस्थितियां कैसी है? असंतुलन की स्थिति है, और ये दोनों ही व्यापार चक्रों को जन्म देती हैं। तो ये जो अंतराल है, इस अंतराल को पाटने और इन दोनों में जो समानता लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? संतुलन लाने के लिए आप राजकोषीय नीति का सहारा ले सकते हैं। नेक्स्ट है सट्टेबाजी पर नियंत्रण। सट्टेबाजी के सौदे आर्थिक क्षेत्र में अनिश्चितता का वातावरण उत्पन्न करते हैं और आर्थिक क्रियाओं में उतार चढ़ावों को जन्म देते हैं। अतः सरकार द्वारा सट्टे पर पूर्ण रोक या प्रभावी नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए।
आगे हम देखते हैं निवारणात्मक उपाय, करेक्टिव मेजर्स। मैं आपको बता देती हूँ, ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं आपके ज़्यादा कि निवारणात्मक उपाय कौन से हैं। फिर इसमें भी आपसे और अंदर पूछा जा सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या चेंज किया जाए ताकि व्यापार चक्रों पर नियंत्रण को रोका जा सके, व्यापार चक्र को रोका जा सके। राजकोषीय नीति में ऐसा क्या परिवर्तन किया जाए। तो ये क्वेश्चन आते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ आपके एकेडमिक में नहीं, ये आगे कंपटीशन में भी इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रतिबंधात्मक उपायों की बात करते हैं हम, निवारणात्मक उपायों की बात करते हैं। जैसा कि प्रतिबंधात्मक उपायों की सतर्क क्रियाशीलता के बावजूद भी जब व्यापार चक्र अर्थव्यवस्था को संकट में धकेल देते हैं तो व्यापार चक्रों के समापन और निवारण के लिए 4 प्रकार के उपायों से मोर्चाबंदी की जाती है। कौन कौन से हैं? मंदी काल में साख में ढील, हीनार्थ प्रबंधन। हीनार्थ प्रबंधन का मतलब समझिए, खर्च ज़्यादा, इनकम से ज़्यादा खर्च करना, करों में छूट। तो आप देखिए कि मंदी के टाइम ऐसा ही होता है। सरकारी व्यय में वृद्धि, राहत कार्यों को बढ़ावा, रोजगार बीमा आदि से पूर्ति को सीमित एवं मांग को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। जबकि तेजी काल में साख नियंत्रण, बचतों का बजट, करों में वृद्धि, मांग पर नियंत्रण, विनियोगों पर नियंत्रण, लागतों पर नियंत्रण, मूल्य स्थिरीकरण आदि उपाय किए जाते हैं। मौद्रिक नीति की बात करते हैं हम यहाँ पे। मौद्रिक नीति में क्या होता है? इसमें अर्थव्यवस्था में वांछित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मुद्रा तथा साख की मात्रा में विस्तार एवं संकुचन किया जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, मुद्रा एवं साख की मात्रा में विस्तार किया जाएगा। विस्तार कब किया जाएगा? मंदी के समय। संकुचन कब किया जाएगा? तेजी के समय। ठीक है ना। और जब इसमें देखिए, इसके अंतर्गत नियंत्रण तथा मुद्रा निर्गमन संबंधी केंद्रीय बैंक के कार्यों का समावेश होता है। मंदी काल में केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति से ब्याज दरों को नीचा रखकर विनियोगों को प्रोत्साहन दे सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आता है कि सस्ती मुद्रा नीति क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें हम क्या करते हैं, साख और मुद्रा की मात्रा में विस्तार करते हैं। और ये कब किया जाता है? मंदी के समय। इसी प्रकार से तेजी काल में महंगी साख नीति से ऊंची ब्याज दरों से विनियोगों, संग्रह प्रवृत्ति और सट्टे को रोका जा सकता है। तो आपको पता चल गया है सस्ती मुद्रा नीति और महंगी मुद्रा नीति क्या होती है, महंगी साख नीति क्या होती है। तेजी काल में बैंक साख एवं मुद्रा की मात्रा में कमी तथा मंदी काल में इनमें वृद्धि की जानी चाहिए। अब ये वृद्धि के लिए कौन कौन से उपकरण अपनाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखिए। जैसे कि पहला है बैंक दर नीति। आपको ध्यान हो, हम इसे पढ़ चुके हैं पहले हमारे वीडियोस के अंदर। बैंक दर नीति क्या है? जिस पर, यह वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है। केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई। ठीक है, और आरबीआई व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है। ठीक है, इस दर पे, अथवा उनके प्रथम श्रेणी बिलों की कटौती करता है। बैंक दर में वृद्धि कब की जाएगी? बैंक दर में देखिए, बैंक दर में वृद्धि की जाएगी तेजी काल में। इससे क्या हो जाएंगे? ऋण महंगे हो जाएंगे। ऋण महंगे होंगे तो व्यापारिक बैंक ऋण नहीं लेंगे या कम मात्रा में लेंगे। ठीक है, जब ऋण कम मात्रा में जाएगा तो जनता के पास में ऋण महंगा हो जाएगा, जनता के पास ऋण कम जाएगा, तो जनता के पास में पैसा कम जाएगा तो वह कम खरीदारी करेंगे। ठीक है, ऋण महंगे और बैंक दर घटाने पर ऋण सस्ते हो जाते हैं। मंदी काल में बैंक दर में कमी करके साख विस्तार किया जाता है, जबकि तेजी काल में बैंक दर में वृद्धि करके विनियोगों में कमी की जा सकती है। सेकंड है खुले बाजार की क्रियाएं। केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के लिए खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों के बेचने व खरीदने की क्रियाएं की जाती हैं। मंदी काल में क्या करता है केंद्रीय बैंक, यानी कि आरबीआई क्या करता है? प्रतिभूतियां खरीदता है, जिससे साख एवं मुद्रा का विस्तार होता है। देखिए, जब आरबीआई खुले बाजार में प्रतिभूतियां खरीदता है तो इसका मतलब है वो पैसा दे रहा है बेचने वाले को। अब इससे क्या होगा कि मार्केट में पैसा आएगा, मार्केट में पैसा आएगा तो क्या होगा, लोगों के पास में पैसा जाएगा और इससे उनकी डिमांड बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा। जबकि तेजी काल में क्या करेगा आरबीआई? आरबीआई तेजी के काल में, या हम कह सकते हैं आरबीआई तो हम भारत के रेफरेंस में ले रहे हैं और दूसरे देशों के अलग अलग बैंक है केंद्रीय बैंक, वो ये काम करते हैं। तो तेजी काल में क्या किया जाएगा? तेजी काल में केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को बेचता है ताकि साख एवं मुद्रा का संकुचन हो सके। नेक्स्ट है कोष अनुपात परिवर्तन।
प्रत्येक बैंक को अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग केंद्रीय बैंक के पास में जमा कराना होता है, जबकि उनका एक निश्चित प्रतिशत भाग अपने पास ही नकद या तरल रूप में रखना पड़ता है। मंदी काल में साख प्रसार के लिए कोष अनुपात घटाए जाते हैं, जबकि तेजी काल में साख संकुचन के लिए कोष अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है। आपको ध्यान हो CRR और SLR, ये दोनों क्या है? ये वही चीज़ है जहाँ पर जिनका यहाँ पर हम जिसको हम पढ़ रहे हैं। CRR के अंतर्गत क्या होता है? RBI के पास में जमा कराना पड़ेगा कैश के रूप में कुछ एक मात्रा। और SLR के अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत बैंकों को अपने पास में रखना पड़ेगा कुछ अपने प्रतिभूतियों का कुछ अनुपात, कुछ प्रतिशत रूप में अपने पास में रखना होगा। आगे है चयनित साख नियंत्रण। उपयुक्त 3 तरीके साख की मात्रा को प्रभावित करते हैं, किंतु साख के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए चयनित साख नियंत्रण का उपयोग किया जाता है। इसमें साख का राशनिंग किया जाता है, जैसे किसी विशेष उपयोग में साख की अधिकतम मात्रा पर नियंत्रण हो सकता है। मार्जिन निर्धारण द्वारा भी किसी वस्तु के संग्रह के पीछे ऋणों की मात्रा मार्जिन घटाने पर बढ़ेगी, जबकि मार्जिन बढ़ाने पर घटेगी। आप ये देखिए, बैंक ऋण दे रहे हैं, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि बैंकों का जो ऋण है, मान लीजिए कि कृषि क्षेत्र को ज़्यादा ऋण चाहिए, लेकिन बैंक वहाँ नहीं दे रहे ऋण, क्योंकि रिकवरी नहीं होती है। और उद्योग क्षेत्र को भी ऋण चाहिए, लेकिन वहाँ बैंक ऋण दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि व्यापारियों को ऋण की रिकवरी कर देंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में कृषि का विकास नहीं हो पाएगा, कृषि में उत्पादन कम पड़ जाएगा। ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है? साख की सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल को अपनाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में आप कह सकते हैं केंद्रीय बैंक क्या करता है, ये पहले डिटरमाइन कर देता है कि इतना परसेंट व्यापारिक बैंकों को कृषि क्षेत्र को देना है, इतना परसेंट प्राथमिक क्षेत्र को देना है, इतना शिक्षा क्षेत्र को देना है। तो इससे क्या है कि व्यापारिक बैंकों की जो लोन देने की जो मेथड है, या जितना कितना लोन देना चाहिए उनको, या कितना लोन देना पड़ेगा उनको, इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। आगे है उपभोक्ता साख नियंत्रण। मंदी काल में उपभोक्ता साख में वृद्धि करने से मांग का विस्तार होता है, जो मंदी पर काबू पाने में उपयोगी है, जबकि तेजी काल में उपभोक्ता साख पर नियंत्रण करने में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण में सहायता मिलती है। नैतिक अनुनय। मंदी काल में केंद्रीय बैंक बैंकों को साख विस्तार के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जबकि तेजी काल में साख संकुचन के लिए नैतिक दबाव डाल सकते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष कार्यवाही। देश का केंद्रीय बैंक शीर्षस्थ बैंक होने के कारण व्यापारिक बैंकों पर प्रत्यक्ष कार्यवाही कर सकता है। अतः मंदी अथवा तेजी काल में वांछित साख नीति का क्रियान्वयन कराने के लिए केंद्रीय बैंक प्रत्यक्ष आदेश दे सकता है। ये स्टेप तब उठाए जाते हैं जब कॉमर्शियल बैंक RBI के या सेंट्रल बैंक के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। आगे है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति क्या होती है? इसका संबंध सरकार के करारोपण, व्यय तथा सार्वजनिक ऋणों से है, जिससे कि राष्ट्रीय आय, उत्पादन और रोजगार पर इच्छित प्रभाव डालने के लिए कार्य किए जाते हैं। जैसा कि इसमें सरकार क्या क्या कर सकती है? जैसे पहला पॉइंट देखिए, सार्वजनिक करारोपण नीति। जब मान लीजिए अर्थव्यवस्था में मंदी चल रही है, तो ऐसी स्थिति में आपके जो गवर्नमेंट होती है नॉर्मली क्या करती हैं? करारोपण में छूट देने का या करों को समाप्त करने की पॉलिसी अपनाती है, ताकि लोग क्या करेंगे, लोगों की खर्च योग्य इनकम में वृद्धि होगी और वे मांग करेंगे। बढ़ी हुई मांग से बाजार में मूल्य में वृद्धि होगी, विनियोग को प्रोत्साहन मिलेगा, विक्रय में तेजी आएगी। इसके विपरीत जब तेजी होती है तो करों की मात्रा में वृद्धि अथवा कर की दरों में वृद्धि की जाती है, छूटें व रियायतें समाप्त की जाती हैं, ताकि लोगों की क्रय शक्ति में कमी हो, मांग घटे और विनियोग हतोत्साहित हो। आगे है सार्वजनिक व्यय नीति। सरकार अपनी व्यय नीति से बाजार में मांग में परिवर्तन कर सकती है। मंदी काल में सरकार क्या कर सकती है? घाटे के बजटों से अधिकाधिक व्यय करके निष्प्राण अर्थव्यवस्था में जान फूंक सकती है, जबकि तेजी काल में सरकार को आय से खर्च कम करना चाहिए। यानी मंदी काल में कैसी पॉलिसी होनी चाहिए सरकार की कि उसका व्यय उसके इनकम से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, ये मंदी काल। और तेजी काल में क्या स्थिति होनी चाहिए कि उसका जो व्यय है वह उसकी आय से कम होना चाहिए। जैसे कि अगर अभी वर्तमान संदर्भ में हम देखें तो इस समय गवर्नमेंट अगर खर्चा ज़्यादा करती है तो ये कहीं ना कहीं इस महामारी के आर्थिक दुष्प्रभावों से बचने का एक उपाय है। क्यों? क्योंकि इससे लोगों के पास में पैसा जाएगा
और लोगों के पास जब पैसा आएगा तो मांग बढ़ेगी तो उत्पादन होगा तो रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, आगे हैं सार्वजनिक ऋण नीति। सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि करके मुद्रास्फीति कम की जाती है, जबकि मंदी काल में ऋणों के पुनर्भुगतान से प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करके मूल्यों में सुधार लाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ ये चीज भी हम देख ले कि तीनों उपकरण एक साथ समन्वित रूप से प्रयोग करने से उतार चढ़ाव को रोकने में अधिक सहायता मिलती है। मंदी काल में करों में कमी, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के साथ साथ सार्वजनिक ऋणों एवं ब्याज के भुगतान की नीति अपनाना उपयुक्त है, जबकि तेजी काल में करों में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय में कमी, सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि की नीति लाभदायक रहती है। भौतिक नियंत्रण नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है हमारा। इसके अंतर्गत वह उपाय आते हैं जिनसे मांग एवं पूर्ति में संतुलन बिठाया जा सके। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति अथवा तेजी काल हो तो पहला पॉइंट, आवश्यक वस्तुओं के वितरण में राशनिंग की व्यवस्था लागू किया जाना उपयुक्त है। इसी प्रकार निरंतर बढ़ते मूल्यों पर अंकुश के लिए आपने अभी देखा हो, ये इस महामारी के समय में गवर्नमेंट ने आवश्यक वस्तु अधिनियम पारित किया था। ये वैसे अधिनियम तो बहुत पहले पारित किया जा चुका था, लेकिन इसमें कई वस्तुओं को इंक्लूड किया था। आपको ध्यान हो, सैनिटाइजर को भी आवश्यक वस्तुओं की कैटेगरी में लिया गया था। ऐसा क्यों? आपको अगर आपने इस दौरान थोड़ा सा न्यूज़पेपर देखा हो तो सैनिटाइजर की कीमतों में भी वृद्धि हो गई थी, मास्क की कीमतों में वृद्धि हो गई थी। तो ऐसी परिस्थिति में इस कीमतों में इस वृद्धि को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया। इससे क्या है कि इनकी कीमतों में कंट्रोल हो गया। तो ये कीमत नियंत्रण के लिए ये पॉलिसी अपनाई जा सकती है। इसी कीमत नियंत्रण की नीति अपनाई जा सकती है। तीसरा है तेजी काल में उपयुक्त आय, मजदूरी एवं लाभ नीति का अनुसरण भी समस्या के समाधान में सहयोगी रहता है। मंदी काल में सरकार कीमतों को गिरने से रोकने के लिए कीमत समर्थन नीति अपना सकती है, जिसके अंतर्गत कीमतों के एक निश्चित स्तर से नीचे गिरने पर सरकार खरीदती है या होने वाली क्षति की पूर्ति का उत्तरदायित्व लेती है। जैसा कि अभी आप देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत ज़्यादा आप सुन रहे हैं इस समय, मिनिमम सपोर्टेड प्राइस। इसमें क्या होता है? इसमें कुछ नहीं, गेहूं की खरीदारी अगर किसान बाहर करता है और उसे बहुत कम कीमत मिल रही है, गेहूं की लागत भी वसूल नहीं हो पा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में गवर्नमेंट खरीदती है उसका गेहूं, ताकि उसको 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 वो कॉस्ट मिल सके, जितना उसने प्रोडक्शन किया है उसकी कॉस्ट की भरपाई हो सके। तो ये पॉलिसी भी, इस पॉलिसी को क्या कहते हैं? कीमत समर्थन नीति कहते हैं। आगे हैं अन्य उपाय। अन्य उपाय में है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कीमतों का नियंत्रण तथा आर्थिक नियोजन की व्यवस्था का सहारा लेना। नेक्स्ट, लोगों की मनोवैज्ञानिक धारणा में विवेक वृद्धि भी जरूरी है। ये बिल्कुल सही बात है। आपने देखा हो, कोरोना का जब टाइम आया था, स्टार्टिंग हुई थी, लॉकडाउन की बात आई थी, तो लोगों ने काफ़ी कुछ मात्रा में राशनिंग करना स्टार्ट कर दिया था, वस्तुओं को खरीदना स्टार्ट कर दिया था बहुत ज़्यादा मात्रा में। उनको ये लगने लगा था कि लॉकडाउन काफ़ी लंबा चलेगा, तो ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने काफ़ी कुछ वस्तुएं, बहुत अत्यधिक ज़रूरत से ज़्यादा वस्तुओं को खरीद लिया था। तो ऐसे में क्या है, ये क्या है, लॉकडाउन लंबा नहीं चला या, लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने खरीद लिया। तो इससे क्या है कि मार्केट में उन वस्तुओं की जो सप्लाई है, वो सप्लाई क्या हो गई है? कम हो गई। फिर ऐसे में क्या है कि काला बाजारी होने की संभावना ज़्यादा होती है, वही वस्तुएं फिर ज़्यादा प्राइस पे मिलने की संभावना होती है। तो विवेक वृद्धि जरूरी है लोगों में। मंदी के समय उनके मन में भावी उज्जवल भविष्य की धारणा उत्पन्न करना जरूरी है, जबकि तेजी काल में अत्यधिक ऊंची आशाओं को नियंत्रित करना जरूरी है। सरकार द्वारा तेजी एवं मंदी से निपटने के लिए अर्थव्यवस्था में ही स्वचालित स्थिरीकरण तत्वों का निर्माण किया जा सके, इसके लिए आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया सर्वाधिक उपयुक्त उपचार है। निष्कर्ष में हम देखते हैं कि व्यापार चक्रों की समस्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की देन है। आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप पूंजीवादी देशों में ही महसूस करेंगे व्यापार चक्रों को। साम्यवादी देशों में चूंकि सरकार का कंट्रोल होता है, तो वहाँ ये चीज़ दिखेगी, लेकिन बहुत उसकी मात्रा इतनी ज़्यादा नहीं जितना कि पूंजीवादी या खुली अर्थव्यवस्थाओं में ये चीज़ दिखेगी। मूल्य तंत्र की स्वतंत्रता से समाज में आर्थिक उतार चढ़ावों का पूर्णतः समापन तो असंभव है, केवल उनकी क्रूरता एवं गहनता में कमी की जा सकती है। इस कारण कार्ल मार्क्स की यह धारणा थी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समापन में व्यापार चक्रों की समाप्ति संभव है।
ठीक है। इसी प्रकार संसार को व्यापार चक्र के अभिशाप से मुक्त करने के लिए नियोजित समाजवादी उत्पादन प्रणाली ही एकमात्र उपाय है, जो लाभ प्रेरणा पर आधारित ना होकर राष्ट्रीय कल्याण एवं मानव समृद्धि के उद्देश्य पर आश्रित है। आप ये देखिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे मेन पॉइंट क्या है, वो लाभ के लिए काम करते हैं। वो उस अर्थव्यवस्था में जो व्यापारी जो भी होते हैं वो लाभ के लिए काम करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर व्यापार चक्र होना कोई असंभव बात नहीं है, बहुत नॉर्मल चीज़ है। साम्यवादी अर्थव्यवस्थाओं का मुख्य उद्देश्य कल्याण की भावना होती है। तो ऐसे में क्या है कि वह कई वस्तुओं की कीमतों को कंट्रोल कर देते हैं। तो व्यापार चक्र वहाँ पर उत्पन्न होना जरूरी नहीं है, यह बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होता है। आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। धन्यवाद।